स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर को लेके हम बात करेंगे। कुछ खास मुद्दे ऐसे होते हैं जो बनती हैं खास खबर। हम बात करेंगे अभी कांग्रेस की उथल पुथल की। कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है और जैसे इस्तीफों की जड़ी लग रही है, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि क्या कांग्रेस खतरे में है। हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे साथ अमित गोयल जी भाजपा नेता हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं पैनल पे। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में उथल-पुथल मची हुई है। कांग्रेस में नेताओं के इस्तीफे के अटकलों को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा देने को लेकर अड़े हैं। वहीं कमलनाथ और राजबब्बर जैसे आला नेताओं ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। राजस्थान में भी मंत्री लालचंद कटारिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। वहीं ऐसे राज्यों में भी उथल-पुथल मची हुई है जहां भाजपा विधानसभा में बहुमत के करीब है। वहां कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के डर से सचेत नजर आ रही है। भाजपा को प्रचंड जनादेश मिलने के साथ ही इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सियासत उथल-पुथल मच सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेडीएस ने अपने विधायकों को मीडिया से दूरी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कर्नाटक में भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन के कारण सरकार नहीं बना पाई थी। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व सत्ता परिवर्तन के डर से सतर्क है। सूत्रों की माने तो हर मंत्री को 5-5 विधायकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्थान के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीडब्ल्यूसी के दौरान पुत्र मोह पर राहुल गांधी की टिप्पणी की चर्चाएं हैं। कांग्रेस में जिस तरह से इस्तीफों की खबरें सामने आ रही है, उससे शायद कांग्रेस का टूटा मनोबल मजबूत होने वाला नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष हालांकि खुद इस्तीफे देने पर अड़े हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को यहां सोचना होगा कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए थे, उन्हें जनता ने रिजेक्ट क्यों किया और फिर से आने वाले चुनावों से पहले पार्टी को एक गहन मंथन से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा और हम बताना चाहेंगे आपको कि महाराष्ट्र से अशोक चौहान, उत्तर प्रदेश से राज बब्बर और पंजाब से सुनील जाखड़, इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। और अभी पार्टी आलाकमान को लेकर के दोनों ही बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ चर्चा मीडिया में यह भी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है, कि राहुल गांधी अब अपने इस्तीफे अभी भी अड़े में हैं। उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है और कहा है कि मैं कांग्रेस में एज ए वर्कर काम करूंगा, जो कांग्रेस मुझे आदेश देगी वो काम करेंगे, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। खैर, लेकिन दूसरी तरफ सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि सब अटकलें हैं, लेकिन अगर बात की जाए मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने जैसे मनाने के लिए कहा गया है कि हार से खड़ा होना चाहिए बजाय इस्तीफे। खैर, कुल मिला के यह है कि क्या कांग्रेस खतरे में है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस के एक नेता ने यह भी कहा है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा अस्थिर करना चाहती है, जो गलत है। मैं एक बार आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि कांग्रेस में एक एक करके सब अपनी नैतिक जिम्मेदारियां ले रहे हैं। कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चाएं जो भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पूछते हैं कि क्या वास्तव में सही है। योगेंद्र जी, 23 तारीख को इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा जनादेश है और जनादेश के अंदर हमें शिकस्त मिली और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला कि वो 5 साल आगे के जो कार्यकाल के लिए सरकार बनाए। इस लोकतंत्र के अंदर सदैव हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम सदैव इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है। जनता का जो जनादेश होता है वो शिरोधार्य होता है। हम उसको सदैव विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और उसी के तहत जिस दिन नतीजे आ रहे थे, सबसे पहले मीडिया के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने आके कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं। मीडिया के साथियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं लेता हूं। निश्चित रूप से उन्होंने इसको स्वीकार किया और कहा कि हमें विपक्ष में बैठने की आदेश मिला है जनता ने, हम विपक्ष में बैठ के जनता की आवाज भी सदैव मुखर करते रहेंगे। तो इसलिए जो जनता का जनादेश है वो शिरोधार्य होता है लोकतंत्र के अंदर, और यही इस लोकतंत्र की खूबी है कि प्रत्येक 5 साल के अंदर जनता की अदालत में जाना होता है और जनता जो आदेश देती है उसकी पालना करती है। जी, लेकिन ये मैं सहमत हूं आपकी बात से कि हार और जीत रहती है, लेकिन पार्टी में जो इस्तीफे देने का सिलसिला है, वो एक अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। फिर बात आती है पंजाब सुनील जाखड़, जो गुरदासपुर से चुनाव लड़े सनी देओल के सामने, उन्होंने इस्तीफा दिया।
आसाम से प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, झारखंड से दिया, तो यह राजबब्बर ने उत्तर प्रदेश से दिया। इस तरह से 13 बड़े नेता जो हैं वो एक एक करके इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ लोगों ने पेशकश की है। तो यहां एक मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बड़ा उथल पुथल का दौर है। योगेंद्र, निश्चित रूप से जब राहुल गांधी जी ने जो सबसे बड़ी कांग्रेस की संस्था है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की जो कार्य समिति होती है, कार्य समिति के अंदर देश के तमाम जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। उनके सामने उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में मैंने लीड किया और पार्टी की पराजय हुई है, इसलिए CWC तय करे कि कौन पार्टी का नेक्स्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। कांग्रेस कार्य समिति ने दावनी मत से एक स्वर के अंदर सभी जो तमाम जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपने पिछले 5 साल के अंदर सतत पिछले लंबे समय से जो पार्टी को आपने सदैव अग्रणी भूमिका में रह के काम किया है, आप सबसे बेहतर समझते हैं। कोई दूसरा आए उससे बेहतर यह है कि हम चाहते हैं कि आप पार्टी का नेतृत्व करें। कार्य समिति के तमाम जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी पार्टी का नेतृत्व करें और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के जो संगठन है उसके अंदर अमूलचूल जो परिवर्तन आप अगर करना चाहें तो उसके अंदर कार्य समिति आपके अंदर पूर्ण विश्वास रखती है और आप संगठन को पूर्ण स्ट्रक्चर आप करें। उसी के तहत मुझे लगता है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष के जो आपने नाम लिए, चाहे पंजाब के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, तमाम को दूसरे नेता हों, उन्होंने एक अग्रणी जो कदम है उसको बढ़ा के उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा देते हैं, राहुल गांधी जी को जो अच्छा लगे उसके अंदर कोई निर्णय लें। तो मुझे लगता है कि उसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है। मैं चले अमित गोयल जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन निगाहें सियासत, सियासी गलियारे उन पे सबकी टिकी होती हैं कि कहां क्या चल रहा है। इलेक्शन के बाद का जो दौर है इसके साइड इफेक्ट्स कह सकता हूं मैं, लेकिन एक बड़ा साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि भाजपा पे यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिशें कर रही है। देखिए, बहुत ही निराधार आरोप है और मैं कह सकता हूं कि लोकसभा में जो 17वीं लोकसभा के बाद में जो निर्णय जनता ने दिया है, जनादेश दिया है, हमने उसे बहुत विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है और मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकारें बहुमत से बनती है लेकिन देश सर्वमत से चलता है। तो और ये जो कांग्रेस के अंदर उठापटक चल रही है, राहुल गांधी जी के इस्तीफे के लेकर भी आ जाती हैं, कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफों की बात आ रही है, राजस्थान के भी एक मंत्री के इस्तीफे की बात आई है। मेरा कहना है कि कांग्रेस का निश्चित रूप से अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और हमें किसी भी सूरत में ये मान के चलिए जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें चाहते हैं कि जनता ने इनको जो मैंडेट दिया है 5 साल राजस्थान में शासन करने का, ये राजस्थान की जनता को सुशासन दें। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिए कही जा रही बात कि राजस्थान का जिक्र नहीं आ रहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं के लगातार ये आरोप आ रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र में आरोप लगाना सबसे सस्ता चीज है। कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा देता है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इन बातों को लेकर प्रयासरत नहीं है। ये इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस ने वहां पर जो 122 सीट की पार्टी थी 78 पे आ गई थी और 40 सीट वाली पार्टी को वहां मुख्यमंत्री स्वीकार कर ले भारतीय जनता पार्टी को रोकने से। कुल मिला के उसने उनके जनादेश का अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनादेश का अपमान नहीं करती है। मैं समझता हूं कि जो प्रचंड विजय लोकसभा चुनाव के अंदर चाहे मध्य प्रदेश में मिली है, चाहे कर्नाटक में मिली, 28 में से 25 सीटें भाजपा की हैं, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें भाजपा को मिली, राजस्थान में 25 में 25 सीटें भाजपा को मिली हैं। तो कांग्रेस के भी जो विधायक हैं या अन्य पार्टी के जो विधायक हैं वो भी ये समझते हैं कि देश का मिजाज कैसा है, जनता क्या चाहती है, देश और पिछले जो समय का मान लीजिए 5.5 महीने पहले सरकार बनती है, उनके बहुमत से सरकार बनती है और 5.5 महीने बाद स्थिति ऐसी आती है राजस्थान में 185 सीटों पर कांग्रेस पीछे हो गई है और हम 1.5 लाख वोटों से पीछे थे, ये 80 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे हैं। तो कुल मिला के जनता का मूड किसके प्रति है, कौन सी पार्टी के प्रति है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर जो हीन भावना है या जो आत्मग्लानि है या डर का भाव है, उस नाते से कोई व्यक्ति को स्टेटमेंट दे दे, आरोप लगा दे, उसका कोई मैं समझता हूं वैल्यू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मान के चलिए जनादेश का सम्मान करने वाली पार्टी है और हमें चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमारी सरकार बन चुकी है, अपने एमपीज को कहा कि जिसने हमको वोट दिया वो भी और जिसने हमको वोट दिया वो भी और जिसने नहीं दिया वो भी, आप सबको एक समान भाव के साथ में विकास के काम में लगेंगे और जहां हमारी सरकारें नहीं है उन सरकारों को भी जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनादेश का सम्मान करने वाली पार्टी है और इस तरह के आरोप निराधार है। चलिए, मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। जब समाचार पत्रों में चीजें सामने आ रही हैं, ठीक पहले एक दिन पहले ही एम कृष्णा के साथ में जब मुलाकात हुई कांग्रेस के एमएलए की, तो उसके बाद से ही
दोनों जगह को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और बाकायदा एक साजिश के तहत दोनों सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। जनता दल एस का भी यही कहना है कि दोनों तरफ से कर्नाटक में सरकार, कांग्रेस दोनों सरकारों के लिए कह रही है और जनता दल एस भी ये कह रही है कि अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि उनका अंदरूनी मामला है, हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कई मौकों पे लगता है कि अलग अलग चीजें होती हैं। किसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बनाती है। कहीं पे जहां पे जो बीजेपी के मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन गोवा में वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं होती, उसके बावजूद वहां पे वो सरकार बनाते हैं। कर्नाटका की बात आई तो कर्नाटका में राज्यपाल ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए और येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्हें जो 15 दिन का समय दिया, वो समय ये सीधा था कि वहां पे जो दल थे, चाहे जेडीएस हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो दोनों ही के जो विधायक थे, दोनों के जो नेता थे, वो जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं थे। और वहां पे एक हॉर्स ट्रेडिंग, जो खरीद फरोख्त का एक सिलसिला था, वो शुरू हो चुका था और वहां पे तोड़ने के काफी प्रयास थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय दिया, भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आपको ये 24 घंटे का समय है और उसके अंदर आप बहुमत को साबित करें। भारतीय जनता पार्टी वहां पे नाकाम रही, साबित नहीं कर पाई और अपने बहुमत को सिद्ध करने से पहले ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद में वहां पे एक समान विचारधारा के जो दल हैं, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। सरकार जैसे ही बनाई, तब से विधायकों पे उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, जोड़ गोड़ की शुरू की और वहां पे उन्हें प्रलोभन देना शुरू किया। हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता के जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए। बीजेपी के मेरे साथी कहते हैं कि हमने, हमारी बड़ी पार्टी थी, निश्चित रूप से आपकी बड़ी पार्टी थी, आपको सरकार आमंत्रित करने का मौका दिया, लेकिन आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अब आप सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर लगता है कि वो ठीक नहीं है। उसी कड़ी को देखते हुए चाहे मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा प्रलोभन है वो देती रही है। और ये आरोप इसलिए नहीं कह सकते कि अभी जो लोकसभा के चुनाव थे, उन चुनाव के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर कहा कि हमारे 40 विधायक हैं वो टीएमसी के समर्थन में हैं। वो सीधी एक चुनौती थी कि हम चाहें तब सरकार को गिरा सकते हैं। आखिर लोकतंत्र के अंदर एक विचारधारा को जनादेश मिलता है और हम चाहते हैं और हम सोचते हैं कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जी बिल्कुल, सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। और लेकिन यहाँ चौधरी साहब एक सवाल खड़ा होगा कि एम कृष्णा के साथ जो आपकी पार्टी के एमएलए मिलने जाते हैं, उनका साफ कहना है कि तुम्हारे एक शिष्टाचार के रूप में भेंट है। अभी मैं आपको लेटेस्ट बताना चाहूंगा कि बाकायदा मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि विधायकों पर निगाह रखें। इसी तरह से मध्य प्रदेश को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि वहां जब राहुल गांधी ने मीटिंग कॉल की थी तो कमलनाथ उसमें नहीं पहुंचे थे। वजह यही बताई जा रही है कि उनकी सरकार को संकट हो सकता है। तो अल्पमत में या कम गैप वाली कोई भी सरकार है, उसके लिए क्या यह माना जा सकता है कि अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर जो जनता का जनादेश हो, उसके बावजूद भी जो संख्या गणित है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुमत है वो संख्या का है। अगर आपके पास में पूरा पूरा बहुमत है तो निश्चित रूप से अगर आप चाहें कि कुछ विधायकों को किसी भी प्रलोभन में या दबाव के अंदर अगर अपदस्थ कर दे तो निश्चित रूप से संख्या का जो आंकड़ा है उससे नीचे चला जाता तो लोकतंत्र के अंदर नहीं बनता। ये जो प्रयास है और ये जो प्रयास किए गए और प्रयास चल रहे हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से कहा गया कि भाई आपको सावधानी रखनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमने शिष्टाचार, ये भेंट थी। शिष्टाचार भेंट मुझे नहीं लगता। शिष्टाचार भेंट कोई आमने सामने जो चुनाव लड़ा हो, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के अंदर, वो अगर शीला दीक्षित जी से मिलने जाते हैं, एक शिष्टाचार भेंट लगती है। दूसरे जो आमने सामने जो चुनाव लड़ता है, किसी की हार होती है, जब मुलाकात होती है तो लगता है। लेकिन कहीं पे आप विधायकों को बाड़ाबंदी करते हैं, विधायकों को विधायक दल के नेता से दूर रखने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहीं पे दूर ले जाके उनके संपर्क पार्टी के नेताओं से हटवा देते हैं, तो ये लगता है कि आपने कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति ऐसा हुआ क्या? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप जो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे जो 2 विधायक थे तमिलनाडु, अपने कर्नाटका के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थे और जब तक उन्हें बहुमत सिद्ध करना था तब तक उन्हें आने नहीं दिया गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें होटल के अंदर छुपा के रखा गया था और हमारे पे दबाव था वहां पे, और साथ में हथियार लेके उनके होटल के ऊपर बाड़ाबंदी थी। तो चुनौती थी निश्चित रूप से जो विधायकों को आपने शिष्टाचार की भेंट के तौर पर बुलाया, उनको जब बहुमत सिद्ध करने का जो समय था तब तक आपने रोके रखा था। ये चुनौती थी और वो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, आपने सुना अमित जी, अभी भी कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि शिष्टाचार कुछ नहीं होता है, सिर्फ शिष्टाचार के आड़ के अंदर दूसरा खेल चल रहा है, विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग
बिल्कुल की जा रही है। अभी आरसी चौधरी जी जो बात कर रहे हैं ये नेता भी वहां के कह रहे हैं, और वहां लेटेस्ट जो है, हालांकि उस पर आपका कोई रिएक्शन नहीं कि, लेकिन जब पार्टी, आपकी पार्टी पे अगर कोई सवाल खड़ा होता है, आपके नेताओं के लिए ये कहा जा रहा है कि वो सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। ये बहुत ही तथ्यहीन, झूठे, मिथ्या आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी खराब होने वाली है। जिस पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और जिसके विधायक ये कह रहे हैं कि हम शिष्टाचार मुलाकात के लिए गए, तो उस पार्टी की आप परंपरा, उस पार्टी की विचारधारा को समझ सकते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 विधायकों को बंधक बना लिया था और होस्ट ट्रेडिंग कर रहे थे, और आज आप ये कह रहे हो कि हमारे विधायकों को विधायक जाके वहां मिल रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि उस टाइम भी आप झूठ बोल रहे थे, आज भी आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है, निश्चित रूप से हमारे को सरकार ने, राज्यपाल ने मौका दिया, हम उस मैंडेट को साबित नहीं कर पाए तो हम विपक्ष में बैठे। अब जैसे राजस्थान की बात कर लीजिए, आप अगर देश की बात कर लीजिए, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस्तीफे आ रहे हैं, लालचंद कटारिया जी का इस्तीफा आ गया, आप क्या समझते हैं? लालचंद कटारिया जी का इस्तीफा क्या सामान्य बात है? उन्होंने किस रणनीति के तहत इस्तीफा दिया होगा? किस तरह राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि बड़े बड़े नेता अपने बच्चों की सीट बचाने में लगे हुए थे। कुल मिला के कांग्रेस पूरी तरह से अंतर कलह से जूझ रही है, अंतर विरोध से जूझ रही है, और न दिशा है न दशा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर मिथ्या आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के खुद एमएलए, विधायक, जो सांसद जो भी बने हैं, जितने बने हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। जिस तरह से जनता का मैंडेट, जनता का प्यार मोदी जी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो उससे निश्चित रूप से इनमें घबराहट है कि ऐसा हो सकता है। हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है। अपने अंतर विरोध कारण ये टूट जाते हैं, इनके विधायक आज टूट कर अलग हो जाते हैं इनसे। उनको दिख रहा है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होगा। राजस्थान, कर्नाटक में 28 में से 25 सीट भाजपा की झोली में गई है। तो जनता किस तरफ जाना चाह रही है, जनता का जनादेश क्या है, वो समझने का प्रयास वो सभी जानते हैं कि क्या करना है। तो मेरा कहना है कि हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है। अंतर विरोध कारण की सरकार गिरेगी, जनता को जनादेश देगी, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित जनता। तो अमित जी, आपको लग रहा है कि अभी तो उथल पुथल और होगी, ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कांग्रेस में जो भी उथल पुथल हो रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं। राहुल जी इस्तीफा देते हैं या प्रियंका जी इस्तीफा देती हैं या अशोक गहलोत साहब इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इनका अंदरूनी मामला है। कौन इस्तीफा देगा, कौन इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि जब देखिए लगातार इतनी प्रचंड हार होती है तो निश्चित रूप से पार्टी में इस तरह की बातें होती होंगी। और कांग्रेस में तो हमेशा से रहा है कि, क्योंकि आपको सबको पता है कि वही वंशवाद की राजनीति वहां चलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्थिति भी वही होती है कि साहब राहुल गांधी जी ने सोनिया जी का इस्तीफा रखा और सोनिया जी ने प्रियंका गांधी जी की सलाह पर उनको समझाया। तो मेरा मतलब कहने का है कि वो एक तरह से फैमिली ड्रामा टाइप है मामला, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। हम इसमें कुछ भी बोलना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। आपने छोड़ा ही नहीं कुछ बोलने का, सब तो कह दिया आपने। नहीं, मतलब कह रहा हूं उनका अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी का मामला है, उनके परिवार का मामला है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तरफ से ये है कि निश्चित रूप से जनादेश का सम्मान हम कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश हुआ था, हम वो जनादेश के अनुसार पूरी तरह से सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। जहां पे सरकारी कमजोरी होगी, आंदोलन भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे, जनता की आवाज बनेंगे, और जहां पर सरकार सही काम करेगी, सरकार का समर्थन भी करेंगे। और केंद्र में हमारी सरकार है, जहां कहीं सरकार को लगेगी हमारी सहयोग की आवश्यकता है और ये हमसे मांगेंगे तो वो भी हम इनको देंगे। कुल मिला के हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री चुनावी मोड़ से बाहर आए और जयपुर दिल्ली की रेस बंद हो। और राजस्थान में जो अराजकता का माहौल पिछले 5.5 महीने में बढ़ा है, अपराधों के अंदर 50% ज्यादा की बढ़ोतरी है, बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि वो चुनावी मोड़ से बाहर निकल के राजस्थान की जनता की सुध ले, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते जो उसका धर्म है उसको पूरी ईमानदारी से निभाएगी। तो चलिए, अभी फिलहाल तो 2 राज्य जो हैं उन पर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और निगाहें तो क्या कहूंगा, लेकिन सियासी उथल पुथल जब होती है तो सब जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जनता दल एस ने अभी भी आरोप लगाया है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। विधायकों से भाजपा के नेता लगातार संपर्क बना रहे हैं, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां भी इसी तरह की बात आ रही है। प्रत्येक मंत्री को 5 विधायकों को साथ लेकर के उन पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, और खास रूप से सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। चलिए, एक बार मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि सतर्कता बरती जा रही है, तमाम बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ एक इतनी सी बात जरूर होगी कि सतर्कता बरतने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। हालात का इतने हो चुके हैं कि विचारधारा को लेकर के जो लोग चुनाव लड़ते हैं या सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, वो इतनी जल्दी अपना भरोसा तोड़ देते हैं। योगेंद्र, निश्चित रूप से हमने जो बात कही कि जो विचारधारा की जो चुनाव है और
पार्टी के अंदर हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, जो जितना भी जो जनादेश किसी राजनीतिक दल के विचारधारा को मिलता है, तो कोई व्यक्ति सीधा किसी दूसरे दल के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन राजनीति के अंदर जो दूसरी तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे तमाम और कोई दूसरी एजेंसियां हो, उन एजेंसियों से जब किसी पे अगर हमले किए जाते हैं या किसी को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है या किसी और कोई भय दिखाया जाता है, तो हो सकता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं या फिर कोई बड़ा प्रलोभन दिया जाता है, तो ये चुनौती बन सकती है। मेरे साथी ने कहा कि राजस्थान के अंदर जो हमें जनादेश मिला, 25 के 25 जो सांसद मिले, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रदेश की जनता है या देश की जनता है, वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अपने विवेक से जनादेश देती है। अगर राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का जनादेश देती है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देती है, तो बेहतर यह होता है कि वो दायित्व का निर्वहन करें और किसी प्रदेश के हित के लिए अगर 25 के 25 सांसद हैं, तो आप वैचारिक लड़ाई तो जो हमारी चुनाव के अंदर थी, आज जरूरी है कि प्रदेश है वो इस देश का अग्रणी राज्य बने। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात की थी, जहां पे रिफाइनरी का दोबारा उन्होंने माइलस्टोन रखा, उसके बाद में उन्होंने ये भी बात की कि सिंधु नदी का पानी है वो अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। तमाम मुद्दे हैं, चाहे रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा जो रेल लाइन हो या और कोई जो मुद्दे हो, इस प्रदेश की जनता के लिए, 7.5 करोड़ जनता के लिए दोनों ही दलों को जवाबदेही मिली है। केंद्र के अगर भाजपा को मिली है, राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार को मिली, तो बेहतर यह हो कि हम इस 7.5 करोड़ जनता के प्रति हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। केंद्र सरकार से हम केंद्र सरकार पे ये दबाव बनाएं कि हमारी जो योजनाएं हैं वो राज्य को सौगात मिले, ताकि राज्य के लोगों का जनजीवन इस तरह है वो ऊपर उड़े और राजस्थान में है वो विकास के नए आयाम लिखे। लेकिन सत्ता का एक जनून हो जाता है, सत्ता का विस्तार का एक जुनून होता है कि भाई सिकंदर राज्य का अपने विस्तार करता जा रहा था। मैं कह रहा हूं कि ये विस्तार किसी तलवार के बल पे नहीं है, ये किसी की हिंसा के बल पे नहीं है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जनता है वो अलग अलग मुद्दों के ऊपर कहीं न कहीं जनादेश देती है, और इसलिए हम उस जनता के जनादेश का सम्मान करें और उसके हितों की रक्षा करें, और हम किसी की सरकार को अपदस्थ करके जनता के जनादेश का अपमान करने का ना प्रयास करें। बेहतर यह होता है कि हम उसके प्रति हमारा दायित्व का निर्वहन करें। कहीं कोई ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्ति किसी विचारधारा के ऊपर जो चुनाव लड़ता है, आखिर क्या वजह है कि वो उसको। मैं एक बात कहना चाहूंगा आरसी चौधरी साहब, यहां क्योंकि ये बात करना बहुत लाजमी होगा, ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा। उस वक्त भी मीडिया ने कई बार सवाल उठाए थे, झारखंड में जब कम बहुमत के साथ में सरकार थी और गोवा में भी थी, ये परिस्थितियां बहुत पहले भी आ चुकी हैं। जब मैं बात कर रहा हूं 3 से 8 का जो कार्यकाल रहा, 5-6 के आसपास की बात बता रहा हूं, जब झारखंड में और गोवा में सरकार भाजपा की थी, लेकिन बहुत कम वो थे, कुछ गैप बहुत कम था, तो उस वक्त में कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की गई। तो यहां बस सवाल यही है कि आखिर ऐसी स्थितियां पैदा क्यों की जाती हैं। अगर वास्तव में जनता ने किसी को बहुमत दिया है, उनको चलने देना चाहिए। जनता की अदालत में जब 5 साल बाद में जाते हैं तो निर्णय जनता करती है कि वास्तव में उसने काम किया कि नहीं किया। लेकिन राजनीतिक दलों को अस्थिरता में ऐसा क्या मिलता है, कितनी अव्यवस्था होती है, कितनी अराजकता फैलती है, एक विश्वास जो है वो खत्म होता है और एक परंपरा से बन दी जाती है कि जब अवसर मिलेगा तो सरकार को गिराया ही जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जी आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि जो जनता का जनादेश है उसको आखिर अस्थिर करने का क्यों प्रयास किया जाए। जब चुनाव होते हैं तो इस देश के बहुत सा जो गाड़ी कमाई है वो उस चुनाव के अंदर जाती है। आप जो विकास के कार्य हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, वापस चुनाव के अंदर जनता को झोंक दिया जाता है। तो ये एक साम्राज्य विस्तार की जो सोच है जिस भी व्यक्ति के या जिस भी नेता के बीच में, जब ये हो कि हम आज 15 पे, 16 पे, 21 पे, 22 पे, समग्र भारत के अंदर हमें हमारे झंडे को फहराना है, जब झंडे फहराने की जब सोच हो जाती है तो निश्चित रूप से सरकारों को अभ्यस्त करने का, या फिर लगता है कि हमारे पास में अब सत्ता का सुख भोग लिया है, अब हमारे इससे आगे जाएंगे तो ठीक नहीं है, तो फिर राजनीतिक दल अपनी निहित स्वार्थों को लेकर गठबंधन को तोड़ देते हैं। ये तमाम चुनौतियां हैं और ये लोकतंत्र है वो अभी इस दौर से गुजर रहा है कि किसी प्रतिशोध की भावना से, किसी एक अहंकार की भावना से, आखिर की अब हम जीते हैं, हमें जनता का, जैसे अभी बीजेपी के मेरे साथी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमसे इतने ही वोट आगे थे, आज हम इतने वोट आगे हैं। ये जवाबदेही मिली है अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग दायित्व के लिए। संसद के अंदर जो देश के लिए कानून बनाता है, राज्य के लिए जो आप बजट का हिस्सा लेके आते हो, दूसरा एक राज्य की सरकार को लेके। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये कोई तुलना आंकड़ों की नहीं है। निश्चित रूप से जो एक अंकगणित है वो बहुमत के लिए जरूरी है और वही जनादेश इसके साथ में जी। तो चलिए, कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को यह लगता है कि जो सामने वाला कर रहा है वह साजिश है और जो हम कर रहे हैं वो लोकतंत्र में यकीन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। खबर बात कर रहे हैं
क्या खतरे में है कांग्रेस, इसको लेकर के हम चर्चा करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हैं। श्याम जी, क्या लगता है आपको, ये इलेक्शन का साइड इफेक्ट कहें इसको, कांग्रेस अस्थिरता के दौर में गुजर रही है, कहा जा सकता है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि राजस्थान में तो इतनी स्थिति खराब नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ स्थिति खराब हो जाती है। मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे कि उनके ऊपर कोई दाग लगे। अभी क्योंकि वो बहुत भारी बहुमत से जीते हैं, तो प्रयास ये करेंगे कि मैं विपक्ष को किसी भी सूरत में कोई ऐसी कार्रवाई करके मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगने लगे कि मैं तानाशाह हो गया हूं। इस चीज का वो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। राजस्थान सरकार में जिस प्रकार से इस्तीफों का जो शोर शराबा मचा है, वो स्वयं एक प्रेशर टैक्टिक्स मानी जानी चाहिए कि कौन लोग हैं जो कि इस्तीफे की जिनकी सुरगुराहट आ रही है बाहर, वही लोग हैं। देखिएगा कि आप लालचंद कटारिया, इसके अलावा उदय आजना, रमेश मीणा की बात तो मेरी आज रमेश मीणा से बात हुई थी, लेकिन 2 लोगों का कहना इस्तीफा देना, फिर उसके बाद कहना हमने इस्तीफा नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी तरह से दिल्ली में हो रही हलचल को रोकने के लिए आप इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स यहां शुरू हो जाएगी। जो समर्थित मंत्री हैं, अगर इस्तीफा देने की बात आती है तो पहले राहुल जी कहेंगे पहले समझा के आइए, जाके बात कीजिएगा। क्योंकि राहुल गांधी का प्रहार जिस प्रकार से दिल्ली में 3 लोगों के ऊपर हुआ, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, कि वो और अपने पत्र की जीत दर्ज नहीं करा पाए, मध्य प्रदेश वाले तो करा दी थी और उन्होंने भी करा ली, चिदम्बरम ने भी। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल बना, जिस प्रकार से राहुल गांधी को बार बार बैठकों में और आम सभाओं में कहा जा रहा था कि हम आपकी झोली भर देंगे, उनकी झोली बिल्कुल खाली रह गई। ये बात बार बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे थे, और वो जब लगा कि उनकी झोली बिल्कुल एक भी नहीं टपका, तो इसलिए निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि 4 महीने आपने सत्ता ली थी, 98 विधानसभा पे स्पष्ट रूप से जीते, फिर आप बाद में 100 हो गई थी। आप उसके बाद आप इतनी चीजों पे हार जाओगे, केवल 15 पे जीत पाओगे और बाकी पे सब पे हार जाएगी आपकी पार्टी, तो कितनी भयंकर स्थिति हो गई। अब देखिएगा कि मैं फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भी आज कह रहे थे कि लाल फीताशाही छाई हुई है, तो मैंने उनसे फोन करके कहा कि आप मंत्री होने के बाद भी किसके ऊपर लाल फीताशाही छाई हुई है? क्या आपने मुख्यमंत्री को जो लाल फीताशाही छाए वाले लोगों की शिकायत की, क्या उसके खिलाफ कार्य? आज एक और गतिविधि सामने आई कि राजभवन में बीएसपी के लीड जो विधायक हैं, उन्होंने समय मांगा था, लेकिन अचानक फिर वापस से समय पे उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे। तो मेरे को लगता है दिल्ली में कोई हलचल हुई है, राजस्थान में समर्थन वापस लेने की घोषणा करके मध्य प्रदेश को कोई लेकिन चाहते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन बीएसपी के साथ में राजस्थान में कांग्रेस का ना सरकार में अलायंस है, ना प्री अलायंस था, ना पोस्ट अलायंस है। ये बात सही है कि मायावती ने यह जरूर कहा था विधानसभा चुनाव के बाद में कि मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित जिन भी राज्यों के अंदर अगर कहीं को आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार का समर्थन बीएसपी करेगी। देखिएगा, मैं ये कह रहा था कि वो 6 लोग जो जीत के आए हैं, या तो राज्यपाल के ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात हो रही थी कि जो सैनी जी ने समय मांगा था, और उन्होंने हो सकता हो कि वो लिस्ट दें कि हम 6 लोग हैं, और जैसे पहले हुआ कि 6 के 6 इसमें प्रवेश कर जाएं, और ये सारी बातें, क्योंकि अभी फ्लोर शुरू नहीं होगा कि जब राजस्थान विधानसभा का सत्र जून के लास्ट में आएगा, उस वक्त फ्लोर पे कोई जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है सारी अलग चीज घटनाएं चले, और उससे पहले भी जब हो चुका है। लेकिन श्याम जी, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो संवैधानिक परंपरा है, संवैधानिक जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग विधायकों को राज्यपाल से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विशेष संवैधानिक संकट उनको लगता है, उस पोजीशन में जा सकते हैं। बाकी विधानसभा अध्यक्ष को इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हम पूरी पार्टी को मर्ज कर रहे हैं, ये काम विधानसभा अध्यक्ष को, क्योंकि वहां ये हाउस का एक तरह से ये कहेंगे कि कुनबा मानिए या उनकी संपत्ति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये विधानसभा अध्यक्ष की, आपको ध्यान होगा कि जब बीएसपी के पिछले टर्म में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो पूरे मर्ज हो गए थे, तो लास्ट टाइम तक विधानसभा के अंदर ही ये सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में जब गए तो कहा गया है कि ये विधानसभा का मामला है, और ये जब विधानसभा में इसकी हियरिंग चल रही है तो हाईकोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। तो अगर इनको ऐसा कुछ लगता है तो वहां जाना चाहिए। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि
बीएसपी के विधायकों का टाइम मांगना और वहां जाना, उसके बाद में सियासी हलचल जरूर तेज हुई है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सर्वे होता है, लेकिन विधानसभा के ऊपर जो राज्यपाल होता है वो उनके ऊपर बॉस होता है। आपने देखा होगा कि राज्यपाल जब अभिभाषण देने जाते हैं तो विधानसभा का सर्वा हो जाता है राज्यपाल, और अध्यक्ष मौजूद रहते हैं, लेकिन अध्यक्ष की फ्लोर उस वक्त नहीं चलती। उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको सत्र का अवसान कराना है या सत्र को शुरू करना है, वो राज्यपाल की परमिशन से ही होती है। राज्यपाल के पास ये लोग जाके कह रहे होंगे कि साहब हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव आ सकता है, हमारे विधायकों को डराया धमकाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी खुलकर के सामने बात आई नहीं, इसलिए अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने क्यों समय मांगा था, क्यों पीएसपी वाले मिलना चाहते थे, और अचानक समय मिल गया था, समय दे दिया था, लेकिन आए नहीं आने का क्या कारण है वो ही बता सकते हैं जो विधायक मिलने वाले थे, क्योंकि अभी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ मंत्रियों का इस्तीफा देना, कुछ मंत्रियों का विरोध में बोलना, ये सारी बातें ऐसी होती है कि कहीं कुछ राजनीतिक खिचड़ी तो नहीं पकड़ेगी। बिल्कुल। आपके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जिस प्रकार का विवाद आपके सामने देखा गया, किस खेमे के लोग बोल रहे हैं, किस खेमे के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना, आने वाला समय कुछ दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार की स्थिति बनेगी। यह मेरा एक छोटा सा सवाल होगा श्याम जी आपसे कि चलिए जो भी परिस्थितियां बनेंगी, स्थितियां बनेंगी, मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो या राजस्थान हो या कांग्रेस की ओवरऑल जहां भी अपनी पोजीशन है वहां पे हो, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, अभी हाल ही में 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद से क्या वास्तव में कांग्रेस जिस रूट पे जा रही है उससे, अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल किसने ठप्पा लगाया या कोई अधिकृत किसी का बयान आया, लेकिन एक पब्लिक में जो मैसेज है वह है कि कांग्रेस बिखराव की स्थिति में जा रही है। देखिए कि जिस लीडरशिप में आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का, उस लीडरशिप में आपके पास पहले 44 थे और बढ़कर के फिर आप 52 हो गए, तो बहुत ज्यादा इजाफा आप नहीं कर पाए, तो आपकी लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा हो गया कि जो लीडर था वो अपनी बात डिलीवर लोगों तक नहीं पहुंचा पाया और उसकी बात लोगों ने नहीं मानी। ये चुनाव में साफ स्पष्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की अब बिखराव की स्थिति तो बाद में आएगी, लेकिन अब उस परिवार के खिलाफ बोलने की कोई ताकत नहीं रखता है, उसको पता है कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो बात अलग होती है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राहुल गांधी ही है तो राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा कौन, और बोलेगा तो चलिए, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस है, ऐसे में करना क्या चाहिए कांग्रेस को? जिस रूट लाइन पे चल रहे हैं, राहुल गांधी दिल्ली में होने के बावजूद भी उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स से उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। एक मैसेज ये जा रहा है कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ सुरजेवाला बैठक के ठीक पहले आकर के कहते हैं कि ये केवल मीडिया गश्ती पे है कि राहुल गांधी ने कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की। उसके बाद में स्वीकार भी किया जाता है कि राहुल गांधी ने पेशकश की और मनमोहन सिंह को ने उन्हें मनाया। तो ये जब चीजें आती हैं तो इससे क्या कोई पार्टी को बेनिफिट होने वाला है? जबकि कांग्रेस को करना ये चाहिए कि वापस से खड़े होने के लिए संगठित होकर के और अपना कोई कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि हमारे लोगों ने हमको समर्थन नहीं दिया, अब हम पार्टी स्तर पर पूरे उसमें जाएंगे प्यार से। बिल्कुल, ये 23 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजे पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये बात सही है कि आप जब आपकी कार्य समिति में बैठक होती है तो आप इमोशनली रूप से कहोगे कि जब मेरे अधीन होकर के इस स्थिति में हम पहुंच गए तो मैं रिजाइन करता हूँ। ये नैतिकता के आधार पर देते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार कौन करेगा? अब जहां पर यूपीए चेयरपर्सन बैठी हो, पूर्व प्रधानमंत्री बैठे हो, या और बाकी के 22 लोग जो थे, अगर क्योंकि उनको पता है कि हम इस परिवार से कांग्रेस को अलग नहीं कर सकते, उस परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही बना है, बहुत दिन नहीं हुए, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में उनका रिजाइन कराना कांग्रेस के लिए भी मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कोई इतना बड़ा लीडर तैयार नहीं किया इन्होंने जिससे कि उस परिवार के अलावा भी तैयार होकर के बोल दे कि कांग्रेस इसके नेतृत्व में आगे चलेगी। लेकिन उसके बाद उस बिखराव को रोका जा सके, क्योंकि 2 अवसर ऐसे पड़े हैं कांग्रेस के जब गैर गांधी परिवार का जब बिल्कुल वर्चस्व सामने आया, तो उसके बाद में कांग्रेस को बिखरते हुए भी देखा गया। ये चाहे 98 की बात कर लीजिए आप, या फिर उससे पहले की इंदिरा गांधी के वक्त भी एक बार ऐसा हुआ है।
कि जब कांग्रेस बिखरती नजर आ रही थी, लेकिन वापस इसे संगठित किया। चलो मैं आपके पास में आऊंगा, मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, कार्यकर्ताओं में किसी तरह की कोई सुगबुगाहट है जो ये कहा जा सके? क्योंकि देखिए, जब तक पार्टी लाइन पे कोई चीज क्लियर नहीं की जाती है तब तक अपने अपने कयास होते हैं, और कयासों में कुछ भी आ सकता है। या तो उसको खारिज किया जाए कि नहीं, जो कुछ चल रहा है बिल्कुल गलत है, और खारिज भी करते हैं तो उसके हाथ पांव होने चाहिए। मैं यहां एक आपसे जिक्र करना चाहूंगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह बात कही कि राहुल गांधी के इस्तीफे के महज एक अटकलें हैं जिसे हम खारिज करते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है। और बाद में पार्टी के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और मनमोहन सिंह जी ने उन्हें मनाने की कोशिश की है। तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि जिसकी वजह से आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अभी किसी के इस्तीफे की चर्चा होती है, कभी कोई कहा जाता है कि फलाने ने फलाने से इस्तीफा मांग लिया। चले 2 राज्यों की आप चर्चा छोड़ दीजिए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी का सिलसिला अभी तक कांग्रेस में जो चल रहा है, उससे मुझे लगता है कि एक मैसेज जो जाना चाहिए वो मैसेज भी नहीं है अभी। देखिए योगेंद्र जी, जो जैसे ही नतीजे आए और नतीजे आने के बाद में ये कहा कि राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी को अपना इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी जी यूपी के चेयरपर्सन है निश्चित रूप से, लेकिन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी जी हैं, और पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका निर्णय पार्टी के अंदर सर्वोच्च होता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है तो उन्हें कार्य समिति के सामने रखना होता है, कार्य समिति है वो निर्णय लेती है। राहुल गांधी जी ने नतीजों के तुरंत बाद में कार्य समिति की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि निश्चित रूप से मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे, और चुनाव के बाद में आज मैं कार्य समिति को ये है कि वो नया अपना अध्यक्ष ढूंढे। कार्य समिति के तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने एक ही चीज कही कि इस पार्टी का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी जी करें, क्योंकि लंबे समय से आप करते रहे, हार जीत चलती रहती है। आरसी चौधरी साहब, यहाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि या तो पार्टी को अपने स्तर पे कोई तय करनी चाहिए लाइन। हार जीत कांग्रेस के लिए भी कोई नई बात नहीं है, दूसरी पार्टियों के लिए भी नहीं है। यही बीजेपी कभी 2 सीट के ऊपर पहुंच गई थी 1984-5 में जो चुनाव हुए थे, और उसके बाद में आज 300 पार है। तो ये कोई बात नहीं है कि इतने सालों तक कांग्रेस अपना समर्थन के साथ में लंबे समय से शासन भी किया है, लेकिन आज कांग्रेस को जो हमें दिखाई देती है, एक बार अगर कहा जा रहा है कि मंडे को समीक्षा होगी, बैठक होगी, फिर उसके बाद में चर्चा नहीं होती है, फिर तक कयास लगाए जाते हैं। इससे मुझे लगता है कि एक मैसेज यह जा रहा है कि अभी कांग्रेस किसी नतीजे पे पहुंची नहीं है कि आखिर अगली लाइन के लिए हमें रूट बनाना क्या है। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक मुझे है कि जो कार्य समिति की मीटिंग हुई, सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग के बाद में मीडिया के सामने रणदीप सुरजेवाला जी ने जो आके कहा कि कार्य समिति का जो प्रस्ताव है वो भी उन्होंने पढ़ा, और उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे राहुल गांधी जी काम करें, और तमाम जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जहां पे जिसकी जो उपयोगिता लगे, जैसा वो निर्णय ले, हम उस हर निर्णय के साथ में हैं, और तमाम जो भी फेरबदल जो करना चाहें वो फेरबदल करें। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस देश के अंदर बहुत से राज्य हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नतीजे हैं। तो वहां पे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन वरिष्ठ नेताओं के साथ में क्या उस राज्य के अंदर परिस्थितियां रही, क्या सब चीजें रही, तो निश्चित रूप से कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो निर्णय के लिए जरूरी है कि आपकी संवाद की प्रक्रिया हो, आप उसकी पूरी नेताओं के साथ में हो, चर्चा हो जाए। और मुझे लगता है यही एक सिलसिला है जिसके अंदर कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दिए, लेकिन वो अपने नहीं कि वो नेताओं के साथ में संवाद कर रहे हैं, और संवाद करने के बाद आपके पास आऊंगा। मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, यहाँ एक बात बताइए मुझे, आपका अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आरसी चौधरी साहब प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। ये ऐसी नाजुक गड़ी है जिसमें कोई पदाधिकारी बहुत ज्यादा खुल करके बोल नहीं सकता। अपनी अगर कोई बात भी है, पीड़ा है, या अपने अल्फाज हैं, कोई कुछ भी ज्यादा शेयर नहीं कर सकते। सब कार्यकर्ताओं को पार्टी के एक लाइन का डर लगता है कि कभी भी कोई बात हो उसको बड़ा चढ़ा करके सामने पेश कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा। लेकिन कांग्रेस वास्तव में समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा महीने भर में भी हो सकती है, 15 दिन में भी हो सकती है, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाना, उसके बाद में ये तय करना कि मंडे को फिर बैठेंगे। मंडे को राहुल गांधी किसी से नहीं मिलते हैं, और आनंद फानंद में ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी व्यस्त हैं, मिल नहीं रहे हैं, अगले दिन मिलेंगे। तो इसके कुछ मायने हो सकते हैं कि वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि हम आज सुबह जब देख रहे थे कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कुछ नेता साथ जा रहे थे, हमारा नेता साथ था, ये दिख रहा था। तो ये कहना कि मिल नहीं रहे थे, क्योंकि बातचीत तो हो रही है, किसको मिलना, किससे नहीं मिलना, क्या निर्णय लेना, बहुत तत्काल में बहुत सारी चीजें ये, क्योंकि ये संकट का दौर है कांग्रेस को, और संकट के दौर में बहुत सारे निर्णय सोच समझ के किए जाएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी के हित में होंगे।
तत्कालिक निर्णय, जैसे अब राजस्थान की बात करें, 13 मंत्री हारे, 21 विधायक के क्षेत्रों में हारे, और सारे पदाधिकारी हैं जितने हैं, 13 मंत्री हैं जो पदाधिकारी हैं, 21 विधायक है जो पदाधिकारी हैं, 2 जिला अध्यक्ष चुनाव लड़े, कुल मिलाकर के तो ये सारा कुनबा ही जब हार गया तो ऐसी स्थिति में कौन किसके ऊपर? 300 पदाधिकारी हैं कांग्रेस के प्रदेश के। मेरे को आरसी चौधरी साहब भी सबके नाम नहीं जानते होंगे, आपस में मिलते होंगे नहीं मिलते होंगे ये भी पता नहीं, 300 एक साथ बैठ भी नहीं पाते होंगे। तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा कुनबा जब आपने बनाया था, उस कुनबे में से मंत्री बन गए, विधायक बन गए, फिर भी आपने उसको संभाला नहीं। उसका परिणाम आपने देखा कि पार्टी सक्रिय नहीं रह पाई, क्योंकि पार्टी के लोग सक्रिय नहीं है। मंत्री बन गए तो भी आपके उपाध्यक्ष बने हुए हैं, और बाकी लोग भी विधायक बन गए तो भी बने हुए हैं। तो इस पार्टी में सक्रियता लाने के लिए इतनी लंबी फौज की जरूरत नहीं है, सक्रिय और निष्ठावान अच्छे लोगों की जरूरत है, जिसको आपको लाना चाहिए था। इसलिए आपको बैठ करके फिर से मंथन करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष को परिवर्तन करना तो करिएगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप पार्टी को नहीं चला पाते। कुल मिलाकर के एक्शन मोड पे राहुल गांधी को आना चाहिए, बजाय आना चाहिए। और क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो 7 राज्यों के चुनाव तत्काल आने वाले हैं ना, थोड़े दिन बाद ही, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर राज्यों में आपके देखिए शहरी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे। अगर सक्रियता नहीं दिखाई तो आप बीजेपी जिस तरह से आपको लोकसभा में उखाड़ा, आपको फिर से वापस से उखाड़ने की स्थिति आ जाएगी। तो ये आपको परिवर्तन तो करना पड़ेगा। राजीव गांधी को, राहुल गांधी को निश्चित रूप से एक्शन मोड में आना पड़ेगा, और एक्शन मोड में अगर हित में कोई निर्णय कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। फिर नहीं सोचना चाहिए कि मेरा है, कि मेरा वो उसका है, ये उसका है। बिल्कुल। तो पार्टी हित में कुछ निर्णय करेंगे और कठोरता के साथ निर्णय करेंगे, ईमानदारी के साथ निर्णय करेंगे, क्योंकि टिकट बंटवारे में ईमानदारी से निर्णय नहीं हुए थे। उसका परिणाम बहुत सारा भोगना पड़ रहा है और आगे भी भोगना पड़ रहा है। चले आऊंगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के 23 मई तक सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि ईवीएम से क्या बाहर निकलता है, क्या एक बार फिर मोदी सरकार, सबकी निगाहें टिकी। लेकिन सब क्लियर हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है फिर एक बार मोदी सरकार। ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, उस पर अब कहीं कोई टिप्पणी चर्चा करना कोई मैं लाजमी भी नहीं समझता हूं। और सरकार बन रही है, जनता ने जनादेश दिया है, तो उसके गठन के बाद में उसको शुभकामना दे सकते हैं कि वो काम करे। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कांग्रेस पे हार का साइड इफेक्ट आ रहा है, अगर आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है। अब हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्या कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, या फिर उसमें कांग्रेस करेगी क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये तमाम जो चीजें हैं ये जनता के बीच चर्चा का विषय है, कार्यकर्ता के बीच में चर्चा का विषय है कि ये होना चाहिए। चलिए मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस को अभी आत्मचिंतन और मंथन करने का वक्त है, लेकिन जो अभी श्याम जी कह रहे थे कि कमिंग डेज इलेक्शन भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद में उत्तर प्रदेश के होंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र इनके चुनाव हैं, और दिल्ली जो इसी साल चुनाव होने हैं, 7 राज्यों के चुनाव होंगे, 7-8 महीने बाद में चुनाव है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है। महाराष्ट्र में आपकी लंबे समय तक सरकार रही है, हरियाणा में आपकी सरकार रही है, दूसरे और राज्य हैं वहां भी सरकार रही है। तो ऐसे में ये तो है नहीं कि कांग्रेस को एक नया ग्राउंड बनाना है, लेकिन एक्शन मोड पे जो होना चाहिए वर्क, ये बात सही है कि फेलियर जो पॉइंट्स है उनकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन आप सबकी निगाहें टिकी हुई है कि राहुल गांधी का स्टेप क्या रहता है। क्या राहुल गांधी अगर इस्तीफा भी दे देते हैं तो कांग्रेस के लिए बस ये तीसरी होगी कि हाँ राहुल का इस्तीफा हो गया और उसके बाद में चले संकट के बादल दूर हो गए। देखिए योगेंद्र जी, ये इस्तीफा हो गया, संकट के बादल दूर हो जाएंगे, ये एक नैतिकता बनती है। और ये पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका निर्णय लेने के लिए तमाम जो भी है, ये उसके अंदर निर्णय लेने का कितनी बड़ी बात है कि वहां पे जो निर्णय है वो एक व्यक्ति नहीं करता, कांग्रेस की कार्य समिति करती है। और जब अपनी एक जिम्मेदारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कार्य समिति के सामने रखते हैं कि अगर इन तमाम नतीजों की जो जिम्मेदारी है वो राहुल गांधी जी ने स्वयं ने स्वीकारा कि मैं लेता हूं। कि अगर पत्रकारों ने भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम जिम्मेदारी है वो मेरी है। ये निर्णय एक व्यक्ति का नहीं, ये निर्णय है कांग्रेस की कार्य समिति का। और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन तमाम लोगों की भी वो बात सुने। निश्चित रूप से किसी एक राज्य के अंदर नतीजे ठीक रह गए या दूसरे में नहीं रहे, ऐसा नहीं। पूरे देश के अंदर जो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तमाम नेताओं के साथ संवाद में समय लगता है। उन्होंने तत्परता ये दिखाई कि जैसे ही नतीजे आए, उन्होंने कार्य समिति की मीटिंग वो चाहते तो 15 दिन बाद में बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत उसकी कार्य समिति की मीटिंग बुलाई। और कार्य समिति की मीटिंग के बाद में तमाम जो वरिष्ठ नेताओं ने उन्होंने एक स्वर के अंदर कहा कि जरूरी है अब ये
कि वो जो निर्णय करें, जो पार्टी के लिए ज्यादा दौड़ सकते हैं, पार्टी के लिए जो सक्रिय होंगे, जो काम कर सकते हैं, अपना जो समय दे सकते हैं। और निश्चित रूप से श्याम जी की बात से भी मैं सहमत हूं कि श्याम जी ने कहा कि कई जगह पे एक व्यक्ति के पास में 2 या 3 दायित्व हैं, तो उन दायित्वों को मुझे लगता है कि वो तीनों दायित्वों को शायद वो समय की बत्ता के कारण निर्भर ना हो सके, इसलिए उन पे भी उन्हें विचार करना है। जब कभी भी अगर पार्टी की जनादेश नहीं मिला और हार हुई, तो हार का मतलब ये नहीं कि आप एक बैठ के निर्णय ले लें। ये सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं पार्टी के तमाम नेताओं को, और राज्य के तमाम जो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम नेताओं को बुला के उनके साथ में संवाद कर रहे हैं, और संवाद करके जहां पे क्या चीजें हो सकती है, कहां पे वो अपना बेहतर समय दे सकते हैं, क्या चीजें हैं, वो करके पार्टी निर्णय लेगी। नतीजे चुनाव में हार और जीत होती रही हमारी, इससे पहले भी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्हें भी भारी शिकस्त मिली, लेकिन एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे डटे रहना निश्चित रूप से कुछ समय के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन इस कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इस राष्ट्र की विचारधारा है, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो 12.5 करोड़ मतदाता हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर विश्वास किया है। आज राजस्थान के अंदर चाहे हम एक सीट ना जीत सकें, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल के तौर पर अगर सबसे बड़ा अगर कोई मतदाता किसी के साथ में है तो वो कांग्रेस के साथ में है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा इस देश के हर डाणी गांव अंतिम व्यक्ति तक है, और इसके अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं कि अध्यक्ष जी तमाम नेताओं के साथ में संवाद करके वो निर्णय ले रहे हैं और कार्य समिति के अंदर निर्णय ले रहे हैं। इसलिए आने वाला जो समय है वो पार्टी के लिए बेहतर होगा, और तमाम जो कार्यकर्ताओं की आवाज है, नेताओं की आवाज है, उन निर्णय के अंदर शामिल रहेगी। जी, लेकिन एक बात मैं श्याम जी आपके पास में जानना चाहूंगा कि सबकी निगाहें अब कांग्रेस के डिसीजन पे टिकी हुई हैं। कांग्रेस क्या करेगी? क्या वास्तव में विलंब करने से कांग्रेस के, या फिर जो चर्चाएं, यह बात मैं सहमत हूं उनकी से कि या तो राहुल गांधी, या का मतलब ये नहीं है कि ये चाहते हैं कि तुरंत कोई डिसीजन हो, कि 15 दिन बाद भी निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके पार्टी के अध्यक्ष एक्शन में इसी वजह से तीसरे दिन ही उन्होंने बैठक बुलाई। लेकिन जब सियासी गलियारों में चर्चाएं पकना शुरू हो जाती हैं तो हर कोई जानना चाहता है कि उसकी उत्सुकता भी बढ़ जाती है कि अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप है क्या राहुल गांधी का या कांग्रेस का या CWC का। अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहां ये हो सकता है। इस्तीफों की चर्चाएं तो आ रही हैं कि लगातार ये इस्तीफा हो रहा है, वो इस्तीफा हो रहा है। मैं यहां जिक्र एक बात करना चाहूंगा, मुझे गुजरात का बहुत अच्छे से ध्यान है, लगातार कांग्रेस के नेता ये बात कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता छोड़ के बीजेपी में चले गए या पार्टी छोड़ दी उन्होंने। तो ये जब एक दौर चलता है, क्योंकि चुनाव इस देश में, प्रदेश में ऐसा नहीं है कि कोई आखिर चुनाव हो गए इसके बाद में अब नेताओं को कोई काम नहीं है, चुनाव बहुत सारे होंगे। ऐसे परिस्थिति में आपको लगता है कि अब वास्तव में कुछ न कुछ स्टेप उठाना चाहिए, स्टेप, या फिर खारिज कर देना चाहिए कि सब अपने अपनी जगह पे जो है वो वही काम करेगा, अगले 3 महीने बाद में हम कांग्रेस में चर्चा करेंगे, कुछ होना चाहिए, या फिर ये बिल्कुल कयास लगाते रहेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा, इससे फायदा होगा? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि CWC की बैठक बुलाने का कारण ये था कि राहुल गांधी इस्तीफा पेशकश कर रहे थे। पेशकश किसके सामने करें, कैसे करें, क्योंकि CWC बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर उन्होंने कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेता हूँ और रिजाइन करता हूँ। तो सबने कहा कि फिर बनाएंगे किसको, और क्योंकि संकट पैदा होगा, ऐसी स्थिति में संकट वाली घड़ी में अध्यक्ष को इस प्रकार का भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी खड़ी करने के लिए बहुत समय लगता है। उनकी माँ का जो त्याग है, उनकी बहन का जो त्याग रहा, और उनका खुद का जिस प्रकार से वो सक्रियता के आधार पर विधानसभा के चुनाव जीते थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से हारे, उन्होंने जिम्मेदारी ली। एक अच्छे नेता के गुण होते हैं कि वो जिम्मेदारी लेकर के अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को किस प्रकार से जागृत करें, और जागृत करने का प्रयास भी किया। क्योंकि अब आप देखिएगा कि 5 जून से लोकसभा का सत्र शुरू होगा, और उस सत्र में कांग्रेस क्योंकि जीत के जितनी भी आई है वो पार्लियामेंट में जाएगी, और वो विधायक दल का, उनके संसदीय दल का नेता किसको बनाएंगे, एक ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है कि किसको बनाया जाए, शशि थरूर को बनाया जाए या किसी और को बनाए, क्योंकि वो विवादित रहते हैं, इसलिए उनका नाम सर्वसम्मति से नहीं लिया जाता। वो किसको बनाएंगे पता नहीं, राहुल गांधी खुद लेंगे या कुछ और कोई बनेगा, क्योंकि बाकी लोग नहीं। तो ये बहुत बड़ा, अभी भी बहुत सक्रियता की भावना के साथ CWC को और निर्णय भी लेने पड़ेंगे, संसदीय बोर्ड बनाना पड़ेगा, और संसदीय बोर्ड के अंदर कौन नेता बनेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सामने पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। उस चैलेंज को किस प्रकार से निभाएंगे, मैं मान के चलता हूँ कि संकट की घड़ी में जिस प्रकार से पहले इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जो कुछ किया, अब राहुल गांधी उनके पद चिन्हों पर चल करके
पार्टी को बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। समझिए कि मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि लालचंद कटारिया ने इस्तीफा दिया, फिर सुबह अखबारों में आता है कि उदयलाल आंजना ने और रमेश मीणा ने किसी से इस्तीफा मांग लिया, कभी आता है कि फलानी जगह से कार्यकर्ताओं ने ये कहा है। तो ये सब चीजें आपको लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार आप जब चीजें दरक जाती हैं उन्हें वापस संभालने में बहुत समय लगता है, आपकी एनर्जी लगती है। तो ये जो चीजें हैं इन्हें भी तो आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें रोका जाए। देखिए, राहुल गांधी क्योंकि अभी तक खुलकर के बात नहीं कर रहे हैं, बात हमारे नेता से और यहाँ के लोगों से होगी, सीनियर्स को बुला करके, तो महसूस होगा कि उनका संदेश क्या है, आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं राहुल गांधी, क्या मौजूदा मुख्यमंत्री, उसी पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई है। जितने निर्णय देने का, इस्तीफा देना है तो किसको दोगे आप, कहाँ इस्तीफा, सोशल मीडिया पे इस्तीफा देने से काम चलेगा नहीं, या आपके फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर होने के बाद आपको लाल फीताशाही चाहिए। मंत्री यदि ये बात कहता है तो आपको कार्रवाई करने का अधिकार है, करिए ना। आप किसको दोषारोपण करना चाहते हैं? मंत्री बनने के बाद भी अगर किसी को दोषारोपण करना चाहते हो तो मेरे को नहीं समझ में आता। क्या आप कहते हो कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा, तो मना तो नहीं करता आपको कोई, आप अखबारबाजी कर करके अपना भोकाल कम जमाए रखना चाहते हो। इसलिए पार्टी के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संदेश देना पड़ेगा कि आप लीडरशिप किसको देना चाहते हो, पार्टी का संगठन किसको देना चाहते हो, इस पर ये देखने वाली बात होगी। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। तो कुल मिलाकर के ये बात हो सकती है कि कांग्रेस को हर जगह फूंक रख करके पांव रखना होगा, और अगर वास्तव में समय के साथ साथ में चीजें नहीं बदलती हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, कार्यकर्ताओं को नहीं सुना जाता और अपना डिसीजन अगर नेता नहीं कर पाते हैं, तो ये कयास चलते रहेंगे, कयास लगेंगे, तो जिसके मुंह जितनी बातें होंगी इससे नुकसान कांग्रेस को होगा। अभी भी सरकार बन गई, सब कुछ है, ये इलेक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं, मंत्री कौन बनेगा, एक बस इस तरह की चर्चा हो सकती है कि तो बनना है, कोई तो बनेगा, लेकिन कांग्रेस का डिसीजन क्या होगा इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत।